जिस रात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस रात हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। हमारी तो तैयारी पूरे साल रहती है। जनरल सैयद आसिम मुनीर जिनमें पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी हुई है, और इनके गुब्बारे से हवा तब निकली जब हमने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन करा लो। वो मेजर गोबर आरिया वो अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। उसको पैसे मिलते हैं अदाकारी करने के। आप ये देखिए कि राफेल उनके आए को कम्युनिकेशन सिस्टम जैम करा के उनको लैंड करना पड़ गया। आज हम एक ही पैगाम है कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो 22 अप्रैल से कशीदगी शुरू हुई उसमें एक ही महाज सबसे गर्म है, वो है नैरेटिव बिल्डिंग। और हिंदुस्तान के मीडिया ने इस जंग का आगाज़ किया, लेकिन फिर पाकिस्तान की जानिब से भी इस जंग के अंदर जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान अमल में आए हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात। तो आज के पॉडकास्ट में वो मेरे साथ जो है वो शरीक गुफ्तगू हैं। उनसे पूछते हैं कि अब तक का जो इस वक्त तक उनकी जंग रही है कैसा एक्सपीरियंस है और क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान को कितनी कामयाबियां मिली हैं, पाकिस्तान कितनी कामयाबियां समेट चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बाकी तो जंग हुई नहीं, अभी तो जंग जारी है नैरेटिव के ऊपर और मीडिया वॉर जो है अभी फुल स्विंग के ऊपर है। इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं आज? मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव वॉर में जो हमें सबकत हासिल हुई है उसकी सबसे बड़ी दलील ये है। मैं अपनी कारकर्दगी पे पर बाद में आऊँगा, आपको बताऊँगा हमारी क्या कारकर्दगी रही है इस दौरान। मगर भारत का यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करना, हमारे एंकर्स, हमारे जर्नलिस्ट, उनके शोज़ को बंद करना, टीवी चैनल्स को बंद करना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के यूट्यूब, मेरा एक्स के अकाउंट, बाकी चीज़ों को, इंस्टाग्राम को, मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो नैरेटिव के अंदर इन्होंने बंद तो कर दिया, इंस्टाग्राम तो होता है जरा बंदा स्टाइल दिखाए, बंदा अपना जरा दिखाए, हाँ बिल्कुल अपनी ड्रेसिंग दिखाए, अपनी शूटिंग दिखाए। इनको हमारे स्टाइल से भी तकलीफ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंस्टाग्राम बंद कर दिया। तो ये वो मोदी बेचारा जो है वो पजामा पहन कर अजीबो गरीब किस्म की ड्रेसिंग में, जो शख्स में ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, अजीब घटिया किस्म के जो है कलर्स पहनता है। हमारे यहाँ तो मरासी पहनते हैं। ऐसे ही है, मैं समझता हूँ कि वो ज़रा शो करने की कोशिश करता है, चूड़ीदार टाइप पहन के आता है। तो हालत भी चूड़ीदार वाली है कि जब जहाज़ हम गिराते हैं, अच्छा जहाज़ हमने गिराया, पायलट को चाय शाय हमने पिला के भेजी यहाँ से, फैंटास्टिक टी, और ये टी फैंटास्टिक होती है हमारी, अब अच्छी चाय बनाते हैं, तो ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए पाकिस्तान इज मेक गुड टी। तो उसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये इनका पायलट हमने गिराया है और जो हालत थी उसकी, और घबराया हुआ, टी इज फैंटास्टिक, उसको उन्होंने अवार्ड दे दिया। भाई वीर चक्र, कोई होता वीर चक्र, विंग कमांडर वीर चक्र अभिनंदन जी। अगर कोई और चपेटे खाने वाला घर से ना निकलता, यकीन माने बंदा कहता है यार मोहल्ले में किस तरह निकलूंगा, मेरा जहाज भी गिराया है, मैंने चपेटे भी खाई हैं, मैं दुश्मन के हाथों जलील भी हुआ हूँ, और बॉर्डर पे खड़ा करके उन्होंने कहा चल पुत्र घर जा। तो बंदा घर से ना निकले। अच्छा फिल्में बन रही, अच्छा इनका पता है क्या मसला है, अक्षय कुमार बड़ा अच्छा जहाज चलाता है। आप अगर देखेंगे ना, सही है, मैंने देखे नहीं है। ऋतिक रोशन बड़ा अच्छा जहाज चलाएगा, ये रील्स चल रही होती है इसकी। हाँ, मूवीज के अंदर ना बड़ा अच्छा जहाज चलाते हैं। अब इनकी कौम की तवक्को होती है कि यार मूवी में बड़ा अच्छा जहाज चलाया था, जब असल में आती हैं वो ऐसी एयरफोर्स से फेंटी पड़ती है कि फिर दोबारा उठने की जरूरत नहीं करते। तो नैरेटिव डोमेन में इनकी घबराहट, इनका मौके से भाग जाना, पाकिस्तानी चैनल को बैन करना, इनका जो मीडिया ना, गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो है बी ग्रेड बॉलीवुड, ठीक है, एंटरटेनमेंट है। अब अरनब गोस्वामी को देखेंगे, वो गला फाड़ फाड़ के अदाकारी कर रहा होगा, लतीफ़े शगुफे। तो हमने क्यों नहीं बैन किया? हमारे पास ऑप्शन थी, भैया एंटरटेनमेंट है, पाकिस्तान की मीम गेम यहाँ पहुंच गई है, वो परेशान है कि कौन सी कौम से पाला पड़ गया है। लेकिन एक चीज़ ये है कि देखें, ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, मीम्स तो अपनी जगह, लेकिन मामला बहुत संजीदा है। एब्सोल्युटली। अभी तक हिंदुस्तान की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के ऊपर, एविडेंस कोई प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन एविडेंस प्रोड्यूस किए बगैर फिर भी वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले की तैयारियां कर रहा है, अपनी फोर्सेस को बॉर्डर के ऊपर ले आया है, उनकी नेवी तैयार है, एयरफोर्स तैयार है, उनकी आर्मी की इवन कमांडोज तक फ्रंट लाइन पर आए हुए हैं। तो ये सिचुएशन तो दो न्यूक्लियर पावर्स है, तो सिचुएशन तो टेंस है ना जी। देखिए बिल्कुल टेंस है, और जिस रात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, उस रात हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर जो है वो हमला इमिनेंट है। अच्छा। और हमारी
बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज, फ़िज़ाई फ़ौज, उनका जो अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस का लेवल है, ये तो अभी जाके इन्होंने पहलगाम के बाद अपना एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन के बाद अपना तैयारी शायरी दिखानी शुरू की है। हमारी तो तैयारी पूरे साल रहती है मादरे वतन को दिफा करने की। वॉर गेम्स वगैरह भी चलती रहती हैं। और देखिए जब से स्पेशली मैं अगर ये मेंशन ना करूँ ज़्यादती होगी कि चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट सोल्जर, एक कन्विक्शन वाले वो शख्स हैं जिनमें पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी हुई है। आपका क्या ख्याल है, जो इंडियन मीडिया है वो किससे डरता है? वो डरा हुआ है इस वक्त, और उनका इंडिया को उनको पूरी प्रोफाइल पता है। एग्जैक्टली उनके पास प्रोफाइल है उनकी, जी बिल्कुल, पूरी, और वो क्या नेचर है, क्या तबीयत है। और देखिए दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर ने काकूल में पूरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ खड़े होके कहा कि हम डिसाइसिव रिस्पांस देंगे, हमारी तरफ देखा भी तो, और इनके गुब्बारे से हवा तब निकली जब हमने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन करा लो। इनकी जान निकल गई, घबरा गए, भाग गए। क्योंकि देखिए इन्होंने माजी में भी पुलवामा जब किया, पुलवामा के बाद कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चेंज करने की कोशिश की हमने, 2 जहाज गिराए, इन्होंने मार खाई। इस दफ़ा पहलगाम FIR होती है 10 मिनट बाद पहलगाम के वाक़ये जी, वो बिल्कुल, और 40 मिनट्स का रास्ता है। BBC कह रहा है कि 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। जो 9 लाख फौजी कश्मीर में बिठाया हुआ है निहत्ते मजलूम कश्मीरियों पे मजालिम ढाने के लिए, 4 यहाँ पे नहीं लगा सकते थे अपने टूरिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए? छुट्टी पे थे सारे। देखिए यही बात है, बुनियादी तो सवाल उनका बनता था कि पहले कटहरे में खड़े करें अपनी फोर्सेस को जिनका इंटेलिजेंस फेलियर है। बिल्कुल, पहली बात। अपनी जो फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस से पूछते कि भाई ये क्यों इतना बड़ा वाकया हो गया, आप लोग क्या कर रहे थे। अपनी फोर्स से पूछने के बजाय सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव होता है ना, जब इतने बड़े लेवल के ऊपर बात हो रही है तो हिंदुस्तान का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। अब वो ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करना चाह रहा है, अभी तक हमने क्या सोचा? सिंपल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये था कि सिंध तास मुआहदे को गैर कानूनी और यकतरफा तौर पे मुअत्तल किया जाए जी, और उसमें से अपने गेन्स किए जाएं जो वो कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। मगर देखिए वो भी पढ़े लिखे बगैर किया, मतलब इतनी इमेच्योरिटी। हाँ, उसमें तो 3 चीज़ें हैं ना, आपने फर्स्ट लेवल के ऊपर तो कमिश्नर लेवल के ऊपर एंगेज करना है, दुरुस्त है, और फिर उसके बाद आपने जो है वो आई बिलीव के बीच में लेकर आ सकते हैं आप आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हाँ, सेकंड तो वो फेज आएगा। और देखिए लिखा नहीं हुआ उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, मगर उसमें क्लॉज ही नहीं है कि आप इसको खत्म नहीं कर सकते। एक ही ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव बिहार का इलेक्शन लोग कहते हैं। देखें, लेकिन बिहार में तो थ्रू आउट द ईयर इतनी रियासतें इलेक्शन तो रहते हैं, मगर इस वक्त हाँ बिहार में उनकी पोजीशन कमजोर थी। फिर वो देखे ना, कैबिनेट ने बैक स्टेप लिया है, कैबिनेट चली गई उनकी कास्ट सेंसस की तरफ, वहाँ पे अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये इनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे। और तीसरा ऑब्जेक्टिव जो वज़ीर आज़म और फौज एक पेज के ऊपर होते हुए एक इकोनॉमिक रिकवरी का एक मामला चल रहा था ना, कि 1 साल में फिनोमिनल इकोनॉमिक रिकवरी हुई है, ये हजम नहीं हो रही थी कि यार नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फिर उसके साथ पूरी बैकिंग SIFC जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की कंट्रीब्यूशन, पूरा एक सिस्टम। ओके, तो डू यू थिंक कि उन्होंने राइजिंग इंडिया के मुकाबले में थ्रेट देख लिया राइजिंग पाकिस्तान? एब्सोल्युटली, मेन ऑब्जेक्टिव ये था। और आप मेरे भी ख्याल है कि अभी भी $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट उस दिन IT की कॉन्फ्रेंस DFDI के अंदर वो कमिट हुई है। दुनिया की बेहतरीन कंपनीज आई हुई थी। इनको पाकिस्तान लग रहा था कि ये पाकिस्तान की जो ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ की और उड़ान पाकिस्तान की, उड़ान पाकिस्तान के तहत ये इस तरह चलते रहे अगले 4 साल, ये हमें पीछे छोड़ देंगे। इनके अलायंसेस स्ट्रांग हो रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग है, दोस्त ममालिक इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तकलीफ थी, वो तो ठीक है। लेकिन देखिए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने वो कामयाबी आज तक नहीं समेटी। उसकी रीज़न ये है कि मे बी इंडिया बड़ी मार्केट है, लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते थे हमने नहीं किया। हम हैमर करते जो इंडिया स्टेट टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। देखिए DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें जो 29 को आई बिलीव उन्होंने की, उस पर भी कितना सॉलिड एविडेंस लेकर आए। नाकाबिले तरदीद है कि एक इंडियन आर्मी का कमीशन्ड ऑफिसर मेजर रैंक का, उसकी ऑडियो जो है वो उन्होंने दिखा दी, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करनी है और टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, चाहे वो पीस बिल में कर रहे हैं, बट टेरर फाइनेंसिंग दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा क्राइम है, और उसको हमने पहले मंजिल पर क्यों नहीं लेकर आए? नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये जो डिप्लोमेटिक मैनूवर्स होते हैं ना जी, ये कई दफ़ा पब्लिसाइज करना नुकसानदेह होता है। हम क्या करते हैं, ये कुलभूषण जाधव का पकड़े जाना, ठीक है, वो भी एक उनका नेवल कमीशन ऑफिसर है जो बंद किया हुआ है हमने, और लीगली वो इंडिया अपना केस हार चुका है, उसको राइट ऑफ अपील नहीं मिल सका। ये जितने डोसियर्स, जितने डेलीगेशन जाते हैं,
तो आपका क्या ख्याल है कि दुनिया के ममालिक को नहीं पता होता कि हम उनसे क्या बात करने जा रहे हैं, उनको क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं? भारत की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में टेररिज्म के इंसिडेंट्स पे हमने उस पर मीडिया पे प्ले कभी नहीं किया, बिकॉज वो एक ऐसा काम था जो हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इफेक्टिवली कर रहे थे। नहीं, लेकिन देखें ना, जिस तरह अब उन्होंने सिख लीडर को असैसिनेट किया कनाडा के अंदर, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिल्कुल सही प्रोटेस्ट हुआ, फिर उनके जो एम्बेसडर थे उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया, और फिर वहाँ से उन्होंने जो है जो अपना जितना भी मतलब पुरजोर तरीके से एहतजाज कर सकते थे किया। हमने शायद वो उस लेवल के ऊपर इसको हैमर नहीं किया, आई बिलीव, लेकिन आगे हम कर सकते हैं। अब एविडेंस तो हमारे पास मौजूद है। मैं समझता हूँ हर चीज़ का एक टाइम होता है। अच्छा, जितना जोरदार रिस्पांस किया है, अगर सारे पत्ते पहले खेल लिए होते तो शायद इस वक्त आपके पास बहुत ज्यादा पत्ते खेलने के ना होते। और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, देखिए इसमें टाइमिंग इज एवरीथिंग, यू नीड टू प्ले योर कार्ड्स वेरी वेरी केयरफुली। इंडिया ने सारे पत्ते खोल दिए ना पहले दिन, क्या नतीजा निकला? और मैं देखिए, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, ISPR, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स, एंकर्स, जर्नलिस्ट, डिजिटल एक्टिविस्ट, आप जैसे जो बड़े कमिटेड हैं पाकिस्तान के साथ लोग, उनका जो कंट्रीब्यूशन एक सेम पेज पे रहने का रहा है। हमने यूनिफाइड आवाज़ गई पाकिस्तान से, और पाकिस्तान अग्रेसर नहीं है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस तो लेकर आते ना, फिर हम भी बात करते। अब हमने दुनिया को ये कहा, एविडेंस उनके पास है कोई नहीं। देखिए तारड़ साहब, बात ये है कि देखिए मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, हमारे बाकी मीडिया पर्सन्स को गुलाम नहीं है, उनका मीडिया गुलाम है। बिल्कुल है, उनका मीडिया जो है वो बेसिकली एविडेंस नहीं मांग रहा अपनी गवर्नमेंट से, और वो कह रहे हैं जी कि आप पाकिस्तान पर हमला करो। अब वो जो मेजर गोबर आरिया, क्या नाम है उसका? यही नाम है, गोबर आरिया ना, वो मेजर गोबर आरिया, वो अजीबो गरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, हमाकत की मतलब वाली बातें हैं, मतलब अक्ल नाम की चीज उसमें है नहीं। वो कह रहा है इधर से मिसाइल आएगा, उधर से निकलेगा, उसको पैसे मिलते हैं अदाकारी करने के। आप ये देखें कि राफेल उनके आए, $9 बिलियन उन्होंने खर्च किया, और यहाँ से जनाब वो अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जैम करा कर उनको लैंड करना पड़ गया। ये सुनने में आया। और आप देखें कि इतनी बड़कें, इतनी मीडिया हाइप, और देखिए ये जो गोदी मीडिया है ना, ये मैंने जिस तरह कहा, ये B टियर का बॉलीवुड है जिसमें ये थिएट्रिक्स करते हैं, और ये आरिया को भी पैसे मिलते हैं परफॉर्म करने के। वो हाँ, गोबर आरिया जो है वो ऊंची आवाज में बात करेगा, थिएट्रिक्स करेगा, कत्ल कर दो, मार दो, ठोक दो, इस तरह की बातें करेगा, उसको पैसे मिलते हैं। और ठीक है, वो अपनी एक स्टेज शो है ना, वो आके परफॉर्म करता है, अच्छा नाचेगा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम नाचेगा कम पैसे मिलेंगे। तो वो बुलबुल का किरदार है उसका, तो वो नाच मेरी बुलबुल चल रहा है। पर पाकिस्तानी मीडिया ने जो इस्तीफा किया है, और देखिए हम पूरी तरह वी आर कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट, और मैं आपको बताऊं, हम भी 24 घंटे जागे हैं अभी तक, और हम देखें, वी आर अलर्ट कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले और पाकिस्तान की तरफ बढ़ने वाला हाथ इस दफा टूटेगा, पाश कर देंगे कि पाकिस्तान की तरफ आके दिखाएंगे। अच्छा, लेकिन आपको शायद इल्मी होगा, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं मल्टीपल अटेम्प्ट्स राफेल के अलावा भी 3 से ज़्यादा की हैं उन्होंने, वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान। और ये बात जो है इवन के इंटरनेशनल प्लेयर्स आ चुके हैं, अमेरिका बीच में जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर इंगेजमेंट कर रहा है। तो अगर हिंदुस्तान उसके बावजूद वायलेट करेगा तो पाकिस्तान के पास फिर क्या है खेलने को? पाकिस्तान के पास कौन से पत्ते हैं हाथ में? पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। देखें, हमारे दिफाई जो सलाहियत है ना, भारत से कई गुना ज़्यादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फजल है। ये मुल्क 27वीं रमज़ान की शब मार्ज़े वजूद में आया है, ये अल्लाह ताला का एक इनाम है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है ये मुल्क। नहीं, मैं अब आप मेरे को देखिए, मिलिट्री माइट पाकिस्तान की, मतलब हिंदुस्तान के साथ हमने बड़े पंजे आजमाए हुए हैं, और लास्ट जो हमारा पंजा उनके साथ आजमाया गया वो 2019 फरवरी में हुआ, और उसमें उनके 2 जहाज़ हमने गिरा दिए और उनके पायलट को पाकिस्तान के लोगों ने चपेड़े मारी। ठीक है, वो चाय का टी वॉज फंटास्टिक वाला उसने एक तारीखी जुमला भी बोला। बहरहाल फिर भी हमने दुश्मन को भी एहतराम के साथ रखा और फिर एहतराम के साथ उसको वापस किया। ठीक है, हमने किया, हमने कोई भी वॉलेशंस नहीं की। लेकिन मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि अगर तो वो तो जवाब पाकिस्तान देगा उनको। आप ये देख लेना कि अब्दाली जो है अभी मिसाइल 450 किलोमीटर रेंज है उसकी, और वो ऐसा है कि मतलब वो काफ़ी एरिया को हिट कर सकता है। यानी आप देख लें कि दिल्ली तक को वो हिट कर सकता है, पटियाला वगैरह को, इन तमाम इलाकों को वो हम कर सकते हैं, थर को हिट कर सकते हैं उससे। मतलब पूरा ही तकरीबन ये 450 किलोमीटर रेंज भी उनके लिए काफ़ी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो अपनी जगह बात है, इंटरनेशनली हम क्या करेंगे?
और इंटरनेशनल जो बैरूनी दुनिया है, जो आलमी ताकतें हैं, उनको फिर क्या करना चाहिए कि ये तो नहीं कि उसने अटैक शुरू कर दिया फिर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, लेकिन जो वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ कुछ तो करे ना वो। देखिए पाकिस्तान का एडवांटेज क्या रहा है कि भारत ने कोई सबूत नहीं दिए, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया और हमने दुनिया को ये बात बावर कराई कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। हम तो फ्रंट लाइन स्टेट है टेररिस्ट के खिलाफ। पाकिस्तान एक दीवार है टेररिस्ट के और बाकी दुनिया के दरमियान, और हमारा एक शहरी फौजी सिपाही जवान जब शहीद होता है ना, वो मादरे वतन के लिए शहीद हो रहा होता है, मगर वो अमन को पूरी दुनिया में फरोग देने के लिए भी शहीद होता है, क्योंकि ये टेररिस्ट को हमने रोका हुआ है और भरपूर हम जंग लड़ रहे हैं। हमारा नजरिया ये है कि हमने इनको निस्तो नाबूद करना है। एक स्टेट जो टेररिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है और सबसे बड़ी विक्टिम है अगेंस्ट टेररिज्म, वो एक ऐसी स्टेट के साथ मुकाबला कर रही है जो स्पॉन्सर कर रही है टेररिज्म, कनाडा में, यूएस में, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया जीसीसी में, ये दुनिया को अब ये बात बावर हो गई है कि भारत स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है और पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है। देखिए ऐसी किसी इवेंचुअलिटी में हम जो अपने आप को डिफेंड करेंगे और भरपूर मौके पे जवाब देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमने ये वाजे कर दिया है कि हम पहल करने वाले नहीं हैं, हम अग्रेसर्स नहीं हैं, हम प्रोवोकेटर्स नहीं हैं। अग्रेशन और प्रोवोकेशन विदाउट एविडेंस विल बी डेट्रीमेंटल टू इंडिया। वो उसके लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान का मौजूद बनेगी। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर ऐसी कोई मिस एडवेंचर का जो ख्वाहिश और अज़ाइम बाज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं, अगर वो ऐसा होगा तो फिर जो राइजिंग इंडिया है वो डिस्ट्रॉयड इंडिया हो सकता है, उसमें तब्दील हो सकता है। इस वेरी मच पॉसिबल। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा जी। आने वाले दिन आपके लिए भी टफ़ हैं, हमारे लिए भी टफ़ हैं, तो दुआ है कि अल्लाह ताला हदायत दे नरेंद्र मोदी को, ये आरएसएस के माइंडसेट को, कि वो कोई ऐसी हमाकत ना करें जिससे पूरे खित्ते के अमन को जो है वो ख़तरात लाक हो जाएं। बाकी बातें तो बहुत करना चाह रहा हूँ। मैं आखिरी बात सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए आज हम एक ही पैगाम है कि हम तैयार हैं आजमाना नहीं। बिल्कुल, दैट इज इट। और हम जब तैयार होते हैं ना, तो हमारा एक 70 साल का साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर भी पिस्तौल लगा के कहता है मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहा हूँ। हमारे बच्चे, आप बच्चों से पूछें जी, बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान पे जान कुर्बान है, पाकिस्तान के लिए लहू का आखिरी कतरा बहाने को तैयार है। तो हमारी तो ये आइडियोलॉजी है, हमने तो कल का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अपनी शक्ल दिखानी है क़यामत वाले दिन। तो हमारा जो जिंदगी के बाद एक जिंदगी जिंदगी जो है अल्लाह ताला की अमानत है, और उसके बाद मौत के बाद जो जिंदगी है, मौत के बाद जिंदगी है, उस पे हमारा ईमान है और हम इस मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पे मुतहरक हैं, तैयार हैं। ये देखें तो सही हमारी तरफ, हम इनका क्या हशर करेंगे, ये इनकी नस्लें याद करेंगी। बहुत शुक्रिया। जज्बात मेरी भी आप जैसे ही हैं, बट समहाउ उतना मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मे बी आई एम शाय। थैंक यू वेरी मच। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया। कल मज़ीद किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।